सर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, सर थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। जी मेरा वकास है। वकास रशीद साहब। जी सर। माशाल्लाह, आपसे वर्चुअली मिलते रहे। ओके, थोड़ा बताइए। जी जी, और एज ए पार्टनर टीएसटी के साथ और डोमेन जिसमें मैं काम करता हूँ वो आईओटी, तो उसी में इंशाल्लाह अपना एक छोटा सा कह लें कि एंटरप्रेन्योर या अपना एक सेटअप लगाने की एक है। अभी क्या कर रहे हैं आईओटी में आप? अभी अभी सर्विसेज दे रहे हैं, क्लाइंट है आईडीटी यूएसए का उधर, ओके, उसमें वो बायोमेडिकल की कुछ चीज़ें मतलब मशीन है, उसमें सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसमें आप लोग क्या सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहे हैं जी, और हार्डवेयर भी साथ? नहीं हार्डवेयर तो उनका ये तो अभी ये एक तरह से आप ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में नहीं है? बिल्कुल है, बट अभी स्टेटस जो एज ए कॉन्ट्रैक्ट, बट अपना एक सेटअप जो लाइक सेल्स करना और फिर उसको प्रोसेस करना, एग्जीक्यूट करना, डिलीवरी करना, वो एक जो सेटअप है वो जी। तो आपने आपने तो सिर्फ पहला सेशन शायद अटेंड नहीं किया। पहला नहीं किया जी। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, लिंक्स आपने देख लिए, विजिट किए जो हमारी वीडियोस अपलोड हुई? अभी नहीं, अब यह कि अब से आज से इंशाल्लाह रेगुलर तो अभी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? ये जो आपने एक सेशन तो अटेंड किया ही है, आईसीपी वाला शायद आपने किया हो जी किया है, जिसमें आइडियल कस्टमर प्रोफाइल की बात हो रही थी। जी। तो उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप हुई है आपकी? अभी ऐसा अभी वो ओके जी। सर, आप भी माशाल्लाह एक न्यू पार्टिसिपेंट हैं, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें सबके साथ। Myself Adil Beg. I am CEO of Falcon IT Consulting, एक software house है, and I had a team of big team, I would say around 65 people. बस अभी ज़रा एक रिवर्स गियर पे आए हैं और मुझे लगता है एक नई अपॉर्चुनिटी दोबारा से स्टार्ट करने की। अभी मेरे पास कोई 12 लोग हैं तकरीबन, और इसमें स्टाफ ऑगमेंटेशन पे भी चल रहा है, और बाकी है कि मर्न पे हैं थोड़ा, और बाकी रिएक्ट नेटिव, और एक प्रोडक्ट है मेनली मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा तफसीलन बता देता हूँ जिसके लिए स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंगेज करना चाहूँगा यासिर साहब को भी। वो ये है बेसिकली कि अभी मुझे लगता है कि जो जितने भी वेंडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली इवेंट्स के लिए, इवेंट स्पेसिफिक जो वेंडर्स हैं, इवेंट इंडस्ट्री में लगता है काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है, और देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारा जो है ना, जिस तरह पैकेजिंग का कहते हैं कितना रेवेन्यू ये जा रहा है वो जा रहा है, इस तरह इवेंट्स में भी काफ़ी है। मतलब हर शादी ऑन एवरेज जो है वो 2-3 मिलियन तो मेरा ख्याल है कि ये तो नॉर्मल बात है जो स्पेंड करते हैं लोग। अब उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा पेन पॉइंट था वो ये था, दो चीज़ें, एक तो ये कि वेंडर को अभी सिर्फ बिजनेस वही वाला मिलता है जो कोई वॉक इन उसके पास आता है, और दूसरी साइड पे जो यूज़र्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट मैनेजमेंट से लेकर सारा इवेंट मैनेज करना, और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है मैं जो समझता हूँ इसमें। आपको लंच पे बुला के डिनर करा के भेज रहे हैं अगले, और आप भी जो है ना सारा दिन बस एक ही काम किया जी, आज शादी अटेंड की है। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा मैं बर्ड आई व्यू से अगर आपको बताना चाहूँ उसका, तो वो ये है कि यूज़र साइड के लिए हमने उनके लिए अट्रैक्शन ये रखी है कि उसमें हमने बेसिकली उनके लिए इवेंट को मैनेज करना आसान बनाया, वो इस तरह से कि अगर कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल एक बर्थडे इवेंट है वो क्रिएट करता है, उस पर जाके सिर्फ अपना उसका नाम रखेगा इवेंट का साइन अप के बाद, और उसमें एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल बताएगा कितने हैं, देन उसके बाद ये है कि उसकी वेन्यू बता देगा उसका, उसके बाद नेक्स्ट उसकी एक आइटनरी सी बना देता है वो जेनेरिक जिस तरह सी होती है, और फिर उसके बाद इनवाइट्स वो वहीं से सेंड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हमने एआई को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, वो इस तरह से कि अगर उस स्पेसिफिक डे में हमने एक्यूवेदर की एपीआई लगाई है, अगर कोई बारिश है या कुछ इस तरह से है और अगर वो आगे पीछे कर सकता है, तो वो जो है वो उसको एआई गाइड करेगा कि जनाब ये इन दोनों में जो है सनी है, या आप अपने जो अटेंडीज हैं आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। एंड देन ये है कि वो आपको एक टेम्पलेट कार्ड्स भी बना के दे देता है, इन्विटेशन कार्ड्स, जो कि आज मैं हर लोग प्रिंटिंग वाले के पास जा रहे हैं ये वो, या अगर आप आ भी गए ऑनलाइन तो फिर खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं, तो वो जो डिटेल्स आपने एंटर की हैं उसकी बेस पे वो आपको टेम्पलेट इन्विटेशन कार्ड्स बना देता है, आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंपोर्ट कर लेता है, आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। फिर जिसके पास इनवाइट जाएगा उसके पास 3 ऑप्शन आरएसवीपी के आ रहे होते हैं कि वो अटेंड करना चाह रहा है, येस, नो या मेबी। अगर वो येस कर देता है तो आपकी गेस्ट लिस्ट जो है वो अपडेट होती रहती है, आपको पता लगता रहता है तो टोटल कितने गेस्ट कंफर्म हो गए हैं।
दूसरी साइड पे वेंडर्स जो हैं उनको पता लग जाता है कि जी फलां डेट को यहाँ पे एक वेडिंग प्लान हो रही है, उसके लिए उसके एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पीपल ये हैं और उसको ये सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं। वो सर्विसेज जो है ना, वो जब आप इवेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक लिस्ट है, उसमें से सिंपल आप टिक मार्क करते जाते हैं चेक बॉक्स में से कि जी हाँ मुझे ये डेकोर वाला चाहिए होगा, मुझे फोटोग्राफी वाला चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, तो वो अपडेट होके उनके पास चली जाती है। तो वेंडर्स जो है वो आपको ऑफर खुद भी सेंड कर सकते हैं लाइक बिडिंग, और आप खुद भी रीच आउट कर सकते हैं, आपके पास भी वेंडर्स की लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कार Okay, रेंटल let's चाहिए, let's make it very concise. I mean, ठीक वो ये सारा ऑपरेशन मुझे समझ में आ गया, बाकी सबको मैं होप के काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सो अच्छा आइडिया है सर, विश यू वेरी गुड लक फॉर दैट। और अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे इसी चीज़ों के ऊपर कि व्हाट कुड बी द डायनामिक्स, व्हाट कुड बी द एक्सेप्टेंस, करंटली मार्केट में ये चीज़ें लॉन्च हुई, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकी, डिड वी गो थ्रू एंड डायनामिक्स असल में वेंडर्स के क्या हैं जी श्योर। और फिर हमारी ऑडियंसेस के क्या हैं जिन्होंने एंड यूजर के तौर पे इसको यूज करना है। तो मैं थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। आइडिया मेरा ख्याल है हर किसी के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो कि वो समझता है कि यार बड़ा ग्रेट हिट होगा और ये वो, सेम मैं भी शायद ये समझता हूँ कि हर किसी का ब्रेन चाइल्ड होता है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बड़ा ओपन हूँ क्रिटिसिज्म के हवाले से भी कि ये ड्रॉबैक हो सकता है, ये फ्लॉ हो, जिस तरह यासिर साहब ने कहा। सो आई वुड रियली लाइक कि आप इसको जो है ना वो इस पे पॉइंट आउट करें। असल में यहाँ पे हमारे जितने भी है क्रिटिसिज्म तो नहीं उसको कह सकते हैं, अपने पे इनपुट कह सकते हैं कि तो ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि चलिए आपने बीएमसी हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस है, आपके इस कॉलम के ऊपर कस्टमर सेगमेंट का एक कॉलम है, तो हो सकता है हम रैंडमली किसी को भी नेक्स्ट टाइम कह दें कि यार अपना ज़रा कस्टमर सेगमेंट तो बताएं, तो हर कोई अपने बिजनेस आइडिया के हिसाब से वो बता रहा होगा, तो एवरीवन कैन हैव दिस फ्रीडम टू गिव सम इनपुट के इसमें सेगमेंट आपका शायद प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगली दफ़ा कुछ लोगों से कि वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर रोशनी डालें, ठीक है। अच्छा, अब अदर देन दैट जो हमारी वर्चुअल ऑडियंस इस वक्त बैठी हुई है, गालिबन शाहिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। शाहिद साहब आर यू देयर? जी यासिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, किसी को अभी तक बिजनेस मॉडल कैनवस की अंडरस्टैंडिंग में इशू आया हो कि what is this actually and why we are trying to fill this canvas sheet? That's any issue with that? मीटिंग से पहले तक काम नहीं ये क्यों कर रहे हैं? और अब लग रहा है कि ये क्यों वाकई क्यों कर रहे हैं यार? Be honest, I mean, इसमें किसी किस्म का आपको लग रहा है कि यार ये मैं ना भी करूं तो इसके बगैर क्या मेरा बिजनेस नहीं चलेगा? लग रहा है तो बताएं ना। गुड। किस स्टेज पे आपको लग रहा है कि ये अगर मैंने इनमें से इस कंपोनेंट को मैं छोड़ भी दूं, ना भी डिफाइन करूं तो चल ही जाएगा? 9 ब्लॉक्स हैं इसके। कस्टमर सेगमेंट्स पे मुझे लगता है कि काफ़ी जगह पे ये जो है मेरा वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं ज़्यादातर, तो इसको फोकस करने का और वैल्यू प्रपोजिशन भी। ओके, कस्टमर सेगमेंट एक्सक्यूज मी, अगर काफी जगहों पे की जा सकती है, आपका कस्टमर का बड़ा है, सेगमेंट्स तो isn't that all the more reason to see what इतना डाइवर्सिफाइड ग्रुप है? जब भी ग्रुप बड़ा होगा डाइवर्सिफाई तो होगा ना, तो फिर आप कैसे उसको इग्नोर करोगे? उस डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस तो करना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक लॉ से है और एजुकेशन से, दोनों ही बहुत ह्यूमंगसली बिग सेगमेंट्स हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आ रही है, सबसे ज़्यादा सेगमेंट्स में सेगमेंट्स। ये आपका कस्टमर है ये तो आवाज एजुकेशन में तो आपको तो वैसे भी लोग आप खुद आते हैं आपके पास वो ज़माने गुजर जॉब है तो वकीलों में तो अभी भी लोग नहीं, जो सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं वो हम लॉयर्स को देना चाह रहे हैं, क्लाइंट्स को नहीं देना चाह रहे हैं, या कम से कम क्लाइंट्स को डायरेक्ट नहीं देना चाह रहे हैं, थ्रू लॉयर्स जा रहे हैं। एक हमारा अभी प्रपोजल आया है, पंजाब जुडिशल कमीशन है जो, वो कोई जजेस को ट्रेन करना चाह रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ अ टीचिंग वर्कशॉप। तो आप वैसे लॉ प्रैक्टिस नहीं करती हैं, पढ़ाती हैं? नहीं, मैं प्रैक्टिस अब नहीं करती हूँ। पहले करते थे। अभी आपका जो सर्विस
एजुकेशन के लीगल Law की- एजुकेशन भी है, मगर लीगल में और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम लॉयर का जिक्र आके जब हम एक क्रिमिनल को माइंड में लाते हैं ना, वो बहुत छोटा हिस्सा है। आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जब बिजनेस करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स 100 कितने आप पे लॉ अप्लाई करते हैं। बल्कि आप इजाज़त दें तो 15-15 मिनट का एक छोटा टुकड़ा मैं साथ साथ करती जाऊँ, तो व्हाट इज़ लॉ एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू एंड योर बिजनेस एंड ऑफ कोर्स योर लाइफ। मतलब हम शादी करने चले जाते हैं मगर ये नहीं सोचते कि हमने लॉ में हाथ मारा है। ठीक ठाक सीरियस एग्रीमेंट है वो, बिल्कुल सही बात है ना, कुट के रख देता है बंदे, लेकिन हम बिल्कुल खुशी खुशी साइन कराते हैं ऊपर से पढ़े बगैर कि क्या हो रहा है। वो जो तिरछी लाइन लगी होती है हुकूक पे, वो भी ठीक है। देखिए जाके अपने अपने निकाह नामे लगी होगी जिसकी हुई। पाकिस्तान में इतना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट होता है वो एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एज अपोज टू हाँ, अब तो मामला बहुत खराब होता होना है, अब तो बहुत होता है। अगर सिर्फ सारे फैमिली मैटर्स जो हैं उनके लिए अलहदा कोर्ट्स बनानी पड़ रही हैं, इतना मैटर है। गार्डियनशिप भी उसी में है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी उसी में है, डिवोर्सेस भी उसी में ही है, डाउरी के लिए रिकवरी के लिए भी उसी में। इट्स अ बिग थिंग। हाँ, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, मतलब लाइक किसी अगर एक विक्टिम है या किसी के विक्टिम नहीं होता, मतलब मैरिज मुझे में इतनी तो बड़ी- बस एक शौहर विक्टिम वो है। भी विक्टिम ही है। तो उसकी अगर लेट से किसी का कोई किसी का ज्यादती होती है तो उसको वो फिर मिलता है। जी मिलता है। एक केस मेरे मतलब सामने है, हमारे मोहल्ले का ही है। इसी तरह वो वाइफ ने मतलब के हस्बैंड पे कर दिया केस फाइल। वो तो बेचारी अभी तक लगी हुई है, उसका तो सामान भी नहीं मिला वापस, और उसके बच्चे कौन से 22 साल के हो गए। हस्बैंड ने वही मैडम जैसा अच्छा वकील कर दिया होगा नहीं कोई ना नहीं तो फिर नहीं law ना को तो लेके हम- आना तो- होगा, मगर ये तो 2 साल के अंदर अंदर डिसाइड हो जाता है। अच्छा जी। अब तो इसके ऊपर टाइम लगी हुई है। हाँ, फिर उनका काम पसंद है। चंद एक जजेस को छोड़ दें, एक डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल जज हैं, मेरे शागिर्द रह चुके हैं 1000 साल पहले। उनकी मदर और फादर में डाइवोर्स होने लगी थी जब वो छोटे थे, तो उन्होंने लॉ में दाखिला लिया, लॉ की डिग्री ख़त्म की और उस डाइवोर्स को प्रिवेंट किया। उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि किसी की डाइवोर्स ना हो। उन्होंने सरगोदा के सेशन जज के तौर पे 2-3 साल काम किया, और वहाँ पर पाकिस्तान की मॉडल कोर्ट्स हैं। आप वहाँ जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं है आप पाकिस्तान की कोर्ट्स में। इतनी उसने उस पर मेहनत की है, गार्डियनशिप पे और डाइवोर्स पे, प्रिवेंटिंग डाइवोर्स। और अगर हो जाती है तो गार्डियनशिप में बच्चों की को मत घसीटें। सो वो कहती है उसने मेहनत की है कि वो तो लेजिस्लेशन तो नहीं करता, वो तो उसकी क्या मेहनत है, उसने तो अप्लाई करना है ना, वो तो लॉयर है। मेहनत तो लेजिस्लेशन करेगी अगर आप इन टर्म्स ऑफ लॉ को नया बना हमारी जो फैमिली की लॉ की लेजिस्लेशन है वो इतनी बुरी नहीं है, थोड़ी सी प्रोसीजरल में शायद तेज़ी और दिखा सकते हैं हम अक्सर ब्लेम करते हैं सिस्टम को फॉर डिलेज, लेकिन हकीकत है इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। कि पार्टीज डिले करती हैं, एक्चुअली लिटिगेंट्स डिले करते हैं। हस्बैंड कहता है चलो फिर ऐसे नहीं ना, तो फिर कहीं और भी नहीं कर सकती, अब तुम तुझे करके दिखाना। फिर वो जो जो कर सकता है लीगली पॉसिबल वो डिलेज करता है। तो वो मतलब लॉ जज- के लेकुनास नहीं है जो कि उसको वो रूम देते उन्हीं हैं। को कम किया है और उसको घटाया है। कुछ चीज़ें हैं जिन पे टाइम लग सकता है। बाकी ये है कि हम ये जो फैमिली लिटिगेशन होती है ना, ये खाली लॉ नहीं चल रहा होता, इसमें आपका कल्चर चल रहा होता है, इसमें आपकी फैमिली के प्रेशर्स चल रहे होते हैं। कभी वो कहता है ठहर जाओ चाचा जी ने मजलिस बुलाई है, कभी वो कहती है कि फिर मैं भी करना है जा। सो ये तो खैर वैसे जिक्र आ गया। बिजनेस के हवाले से भी आई कैन शेयर विद यू थिंग्स दैट यू शुड एंड यू कुड डू टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीगल इश्यूज। द बेस्ट पॉलिसी इज टू प्रिवेंट देम। हाँ, प्रिवेंट देम, एंड बहुत सारे प्रिवेंटेबल होते हैं, हम लोग सीरियसली नहीं लेते। अभी मेरे साथ रिसेंटली हुआ वैसे मेरा ऑफिस काफ़ी बड़ा था, 3 फ्लोर्स पे था, तो वो जो है ना कभी कोई लेबर डिपार्टमेंट वाला आ जाता था, जी, कभी कोई आ जाता 17-18 लॉ था, अप्लाई करते हैं आपके एक ऑफिस में। एनवायरनमेंट वाले भी एक दिन आ गए भाई मैंने तो कहा ये कौन आ गया, लेकिन मैंने फूड कौन सी वाले फैक्ट्री आएंगे, लगाई हेल्थ हुई है। वाले आएंगे, सब तो आएंगे। अभी पिछले दिन मुझे सोशल सिक्योरिटी वालों ने शो काज नोटिस भेज दिया कि यार मतलब ये वो आई भी, इसको मैंने बताया भाई मैंने जुबली की इंश्योरेंस कराई हुई, तुम लोग क्या करवाऊँ मैं, तो मतलब कोई नजर आ गया ना उसने कहा जी, उसने बकायदा मुझे कहा, वो खातून थी, उसने मुझे कहा आप ऐसे करें, बस मैं आपकी जान खुलासी ऐसे कराती हूँ कि आप जो है ना बस 1 लाख जो है ना
सबका ना भरें आप, ठीक है, लेकिन हमने भी तो कुछ दिखाना है ना, तो आप 1 लाख भर दें। उसने नोटिस भी भेज दिया मुझे, तो मैंने आगे उसका जवाब दी, मैंने कहा जी मैं सोशल business नहीं सिक्योरिटी करता। पाकिस्तान के अमीर तरीन महकमों में से है, बिलियंस जिलियंस अनक्लेम्ड पड़े हैं उनके पास, और इसी तरह दादागिरी से लेते हैं। मैं आई वाज द सीईओ ऑफ चांदबाग फाउंडेशन, और जब वो बनी 89, ये जिनका स्कूल थे जी जी चांदबाग, जी, तो वहाँ फाउंडर्स में जिलानी साहब थे, जी, और जी। मसूद साहब थे, मसूद हसन साहब सेक्रेटरी डिफेंस थे। उन्होंने अपने वो इस्तेमाल किए, और लॉ में एक छोटा सा छुपा हुआ सेक्शन था जो ये कहता था कि किसी इदारे को आप एग्जाम्पशन दे सकते हैं, सो दे ऑब्टेन एन एग्जाम्पशन। उसके बाद वो मर मिला गए, मेरी शामत आ गई, मैं बैठ गई उस कुर्सी पे। अब वो सोशल सिक्योरिटी वाले रोज आते थे, सो वी डिसाइडेड एंड द बोर्ड डिसाइडेड कि हम इसे लिटिगेट करेंगे। 1998 में स्कूल खुला था, अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है, अभी वो केस सुप्रीम कोर्ट। अब वो कहते हैं हम ताला लगा देंगे, मैं कहती हूँ लगा दो, मैं हेबियस कॉर्पस कर दूंगी। अंदर 200-250 फैमिलीज रहती हैं, इट्स अ बिग मैंने कॉम्प्लेक्स। हॉर्स राइडिंग के लिए जाता हूँ। आप हॉर्स जी, राइडिंग मैं हूँ राइडर हूँ, तो मैं मेरे वहाँ पे होते रहते हैं कंपटीशन। क्या नाम है उस लड़के का, हमारे राइडिंग वाले का? अली है। अली होते थे। आप भी जाते एक और है वो जिनके मेरा वो बेटा हो ही गए। जाता था। चले मेरा ख्याल है बिजनेस मॉडल कैनवस पे वापस आ जाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि Yeah. अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ मैं अरेंज कर जी, दूँ जी, कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। 10-15 क्यों नहीं, 20 मिनट किसी एक पहलू पे बात कर ली, Sure. क्योंकि लॉ पढ़ाना तो मकसद नहीं है, हम्म, राइट्स की हिफाजत करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। जस्ट टू प्रिवेंट लिटिगेशन एंड टू। सही बात है। हम इसको नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट Next आखिरी से 15 मिनट्स जो है हम आपसे रिक्वेस्ट किया करेंगे। लॉ के कि बारे आप- में काफी मिसकंसेप्शंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तो हम समझते हैं कि वो इंसाफ फराहम करने की कोई चीज है, ऐसी बात नहीं है। कभी किसी लॉयर ने ये दावा नहीं किया, कभी किसी अदालत ने ये दावा नहीं किया, किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, जो होती है प्रक्रिया एक दूध इंसाफ की होती है। तराजू। इंसाफ की डेफिनेशन उन्होंने अलग रखी हुई है, ट्रीटिंग लाइक पीपल अलाइक, इसको जस्टिस बोलते हैं, इक्वालिटी वो इक्वालिटी को जस्टिस बोलते हैं। बल्कि एक और ही चीज बनाते हैं, वो हम बात करेंगे, चलिए। फिर मैं ओके। बताऊंगी। अच्छा असल अगर आप इस बीएमसी को पूरे को देख रहे थे तो बताएं इसमें आप अपने सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा खुद को स्टक समझते हैं कि आपका सेगमेंट सही तरह डिफाइन नहीं है, या वैल्यू प्रॉप ठीक डिफाइन नहीं है, एक्टिविटीज़ का समझ नहीं लग रही। ये अभी तो मैं कस्टमर सेगमेंटेशन पे ही जो है वो स्टार्ट करूँ, वो मैं आपके साथ मीटिंग रखूँगा, वो मैं डिटेल डिस्कस करूँगा। ओके। या लेकिन मैं वो आपकी जो अरेंजमेंट थी जो लास्ट ईयर मैंने पिक्चर शेयर की थी कि हमने कस्टमर सेगमेंटेशन के थ्रू आना है, वी हैव टू मेक आवर अप्रोच कस्टमर ओरिएंटेड रादर दैन कि हम पहले एक्टिविटीज डिफाइन करें, हम कर क्या रहे हैं Yeah. कुछ चीज़ें। तो मैंने कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन की हैं कस्टमर सेगमेंटेशन में कि भाई हमने स्टार्टअप्स को टारगेट करना है, या फिर हमने जो मिड साइज कंपनीज को टारगेट करना है, या फिर हमने रिक्रूटर्स के साथ कोलैबोरेट करना है, या उनको एज कंपेटिटर देखना है। ठीक है। वो वाली चीज़ें मैं अभी थोड़ी सी आयरन आउट कर रहा हूँ। ओके। राइट भाई, आपके तो मेरे इसके ऊपर दोनों में भी हो चुकी है, तो कस्टमर सेगमेंट्स के ऊपर अभी तक आपका क्या थोड़ा ज़हन चेंज हुआ है? हाँ जी, वो आपके पास जो मेरे आपसे डिस्कशन हुई थी ऑब्वियसली उसमें एक चीज़ की क्लैरिटी आई थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपका पहला बुनियादी सवाल था ना कि पीएमएफ के बगैर या बिल्कुल, वो उसमें मेरा ख्याल ये है कि नेसेसरीली कुछ इट इज सर्टेनली अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो कि आपको क्लैरिटी देता है, लेकिन इट इज मेरे भी ख्याल में कि ये इसके बगैर बंदा काम शुरू नहीं कर सकता। बीएमएफ के बगैर? हाँ, हाँ। वो शुरू आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी ज़िंदगी के किस मतलब उसमें है, अगर आपको थोड़ा तजुर्बा है आपने, क्योंकि मेरा उसमें ये एलिमेंट है कि फॉर अ पर्सन लाइक मी, मतलब जो कि 4 साल से बोल के 25 साल से जॉब की है, तो वो जो बेचने जा रहा है वो वही है जो उसने काम किया है। मेरा जैसे आपने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं उसी सर्विस को ही पैकेज कर रहा हूँ, पोजिशनिंग कर रहा हूँ जो कि मुझे आती है टू दैट एक्सटेंट। So my half kind of a job is putting these phrases over there. Yes, the customer segment, where to sell it, how to sell it, but I know okay, what I want to sell it.
बात अभी की है। शायद साहब आपका कोई है? मैं एक ही दफ़ा फिर कंक्लूड करता हूँ इसको। ओवरऑल बीएमसी के बारे में पूछ रहे हैं और कस्टमर सेगमेंट के ऊपर भी पूछ रहे हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी है अभी कि व्हाट इज योर कस्टमर सेगमेंट एंड व्हाट इज योर आईसीपी? ओके, थैंक यू सो मच। मैंने इसके ऊपर लास्ट टाइम बड़ा डिटेल में इसके ऊपर बात की थी, मैं दोबारा उसी को थोड़ा सा कोट कर देता हूँ आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। थोड़ा सा मैं इसको रिकैप दे देता हूँ। What we are trying to do, we are trying to assess a product market fit. जो प्रोडक्ट हम समझते हैं, सर्विस मार्केट फिट आप कह लें, हम जो मार्केट में लेकर जा रहे हैं वो मार्केट के अंदर उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है, मार्केट उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट करेगी जो हम लेकर जा रहे हैं। असल में प्रोडक्ट मार्केट फिट इज नेम ऑफ फोर थिंग्स: व्हाट टू सेल, टू whom to sell, where to sell, how to sell। ये चार चीज़ें हम इसके अंदर आंसर करते हैं। सारा बिजनेस इसी के आसपास घूम रहा है। अब ये सारे का सारा बिजनेस के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस के साथ। ये चारों चीज़ें इस पूरे कैनवस में के अंदर अंदर ही हमारी कवर होती हैं। हम बार बार इसके ऊपर आएंगे। हम लोग अब इसको जो फिल कर रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमने इसकी हायरार्की रखी हुई है कि कस्टमर सेगमेंट्स, एक वो आपको पिक्चर शेयर हो जाएगी उसकी जो हायरार्की। कस्टमर सेगमेंट है, फिर वैल्यू प्रॉप है, फिर की पार्टनर है, ये की एक्टिविटी है, रिसोर्सेज है, वो कब और क्या क्या होंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो। भारत तो कमिंग बैक टू राशिद भाई's पॉइंट एंड शाहिद भाई's पॉइंट कि हमें पता है कि व्हाट वी हैव टू सेल, और हमें किसी हद तक ये भी आइडिया हो रहा है कि चले हमें ये लोग ये लेना चाह रहे होंगे। असल में वो लोग होंगे कौन? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि वो लोग होंगे कौन जिनको हमने ये बेचना है। हम समझते हैं कि उनका पेन पॉइंट है। मुझे अपनी लाइफ में कोई 17-18 साल के ओवरऑल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने मल्टीपल स्किल्स गेन की हैं, मैंने मल्टीपल चीज़ें डेवलप की हैं। आई बीन इनटू एकेडमिया, तो मैंने एक्रेडिटेशन पे भी काम किया है, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस जो की होती हैं। तो मैंने एमडीसा पे काम किया हुआ है जो यूरोपियन फाउंडेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। मैंने एएसीएसबी पे काम किया है विच इज़ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। इसकी ये असल में एकेडमिया के अंदर आईएसओ एज सच नहीं हाई लेवल पे आ रही होती, एक्रेडिटेशन उसको कहा जाता है। जिस तरह आपके सॉफ्टवेयर में सीएमएमआई है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। सो एनीवेज, तो मैंने उस पे काम किया और मैंने बाकायदा एक्रेडिटेशंस ली हैं। I mean, we were granted 5 years for another 5 years, and from MDSA, which is Association of Management Development in South Asia. तो फिर मैंने स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स पे भी काम किया हुआ है। मैंने कोर्स करिकुलम पे, डेवलपमेंट पे, स्टैंडर्डाइजेशन पे, स्टूडेंट सक्सेस इनिशिएटिव्स पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, बहुत सी चीज़ें में काम किया हुआ है। तो क्या ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें क्या मैं जिस मार्केट के लिए कर रहा हूँ क्या ये वहाँ पर सेलेबल है? वहाँ पर हर चीज़ की हर वक्त उस तरह से डिमांड नहीं होती है। मैं जैसे लास्ट टाइम मेरी आप लोगों से बात हुई थी कि आई बीन गोइंग टू द कस्टमर्स जो कि पोटेंशियल, अच्छा सॉरी न्यू कमर्स आते हैं तो मुझे थोड़ा सा दोबारा और ज़्यादा पीछे से आना पड़ रहा है, तो जस्ट टू अलाइन दैम। ओके, सो व्हाट डू वी डू? हम अपने कस्टमर सेगमेंट को अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा एक कस्टमर सेगमेंट है जिसको मैंने ये चीज़ बेचनी है, और लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही है कि ये तो मिलियंस में है, क्या ये सारे के सारे लोगों को मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो एक खास उसका एक प्रोफाइल बनेगा जिसके तहत उसको वो चीज़ें चाहिए होंगी, जिसको हम कहते हैं आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। हम इस कस्टमर प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। उसके डेमोग्राफिक्स में है, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका कंपैटिटिव लैंडस्केप क्या है।
ये मैं अगले कॉलम में हम बता रहे हैं कि यूजुअली ये चीज़ें इस तरह की आपकी आंसर्स में निकलेंगी, ये चीज़ें बता रही होंगी। यहाँ हम बता रहे थे स्ट्रेटेजिक मैपिंग क्या है इसकी। वंस यू गेट दीज आंसर्स you get a help in your business strategy in terms of market segmentation है, niche marketing है, customer का pain point पता चल रहा है, हमारी sales की strategy निकल रही है, फिर customer need alignment साथ में हो रही है, हमारी value proposition के बारे में पता चल रहा है, हमें vendor के बारे में पता चल रहा है, vendor approval जो उनका एक process है, differentiation निकल रही है, lead generation and acquisition strategy निकल रही है, customer acquisition निकल रही है, competitive analysis आ रहे हैं। ये सारी की सारी हम एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाते हुए ये चीजें जज कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये आधे से ज्यादा हमारा बिजनेस इसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। जब हम ये चीजें डिफाइन कर लेते हैं ना, तो फिर बाकी चीजें हमारे लिए बड़ी स्मूथ हो जाती हैं। शुरू में जो हमें एक खुद को एक गियर लगाना पड़ता है ना, असल में मसला वहां पर आता है। देन अच्छा, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सी चीजें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिलती है, जिसको आप कुछ को आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके निकालते हैं और कुछ को आप मार्केट रिसर्च के थ्रू निकालते हैं, कुछ को आप कंपैटिटर के साथ बातचीत करके निकालते हैं, कुछ को आप पार्टनर कोलैबोरेटर के साथ बात करके निकालते हैं। सो दैट्स व्हाट वी डिफाइन एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द सिचुएशन। अब जैसे ये है कस्टमर इंटरव्यूज या इंडस्ट्री सर्वेस पे निकलेगा, मार्केट एंड रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर इंटरव्यूज आ गए, फिर इंटरव्यूज आ गए, फिर इंटरव्यूज आ गए, ये एसईओ कीवर्ड एनालिसिस आ गया, वहां से हमें पता चलेगा। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये मैं एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल यानी कस्टमर पर्सोना के लिए बना रहा हूँ। मसलन मेरे पास एक केस आ गया, हम उस्मान जावेद साहब की सर्विसेज का जिक्र कर लेते हैं। ही इज सेलिंग बुक कीपिंग। मैंने उनसे पूछा कि आपने बुक कीपिंग किसको सेल करनी है? उनका मैंने एसएमईज को करनी है और मैंने स्टार्टअप्स को करनी है। ठीक है, क्या तमाम स्टार्टअप्स इनके कस्टमर पर्सोना या इनकी आईसीपी में फॉल करते हैं? अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? एनी कमेंट एक्सेप्ट उस्मान साहब बिकॉज़ ही नोज अ लिटिल मोर। तो जब उन्होंने कहा कि मैंने स्टार्टअप को करनी है, एक लेवल की तो इन्होंने अपना आईसीपी डिफाइन कर लिया ना। हाँ, ये एक सेगमेंट डिफाइन किया है इन्होंने। हाँ, अब वो सेगमेंट के अंदर रहते हुए उसकी नीश निकालेंगे हम। निकालेंगे। हाँ, वो क्या होगी? और जो हम जो वो नीश निकालते हैं, सवाल है, उसको मुझे आर्टिकल करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। वो ये कि कस्टमर तो एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैंने कुछ बेचना है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कस्टमर ऐसा हो, क्या मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ कि जी मेरा कस्टमर उसको ये चाहिए हो, ये चाहिए हो, ये चाहिए हो। मतलब अगर आप एक चीज देख रहे हो, वो मैं अपने ख्यालों में डिफाइन कर रहा हूँ, या जो मार्केट में अवेलेबल एक बैठा हुआ है, मैं उसका फीचर देख रहा हूँ कि यार ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मार्केट में कौन बैठा हुआ है? सेलर या कस्टमर जो बैठा हुआ है, हाँ, और मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं उसके फीचर को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। यू नो व्हाट आई एम से? जी बिल्कुल। द टू वेज ना, बिल्कुल, ये कि बिल्कुल। मैं खुद बना रहा हूँ कि यार हाँ। इस तरह ये रंग हो, फलाना हो, डीएचए में रहता हो, इधर रहता हो, ये हो, ठीक है, और फिर मैं अब जाके देखूँ। मैं ये अपने सोचा है मैंने, हाँ। हमारे से दूर नहीं जाना, मैं नहीं करना। हाँ। या दोनों अप्रोचेस हैं। लेकिन तो शुरू में मिरर आप इमेज बन जाएगा, आप उसको एक एंगल से देखेंगे तो हाँ, वही exactly। चीज उसका। मैं ये जानना खुश हूँ कि इस आईसीपी बनाने की अप्रोच क्या है। मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ। हाइपोथेटिकली हम उसी चीज के साथ लेकर चलते हैं जो सबसे ज्यादा मुझे कन्वीनियंट है। हाइपोथेटिकली जो सबसे ज्यादा मुझे कन्वीनियंट है। फॉर इंस्टेंस मैंने भी आपका सामने अपनी कोई 15 सर्विसेज गिनवा दी कि यार मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। तो आइडियली मुझे उसी कस्टमर के पास जाना चाहिए जिसको ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और मैं उनके पास जाकर उनको बेचना शुरू कर दूँ। लेकिन मैं जब जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे पता चलता है, अपनी आईसीपी बनाते हुए बात कर रहा हूँ, मुझे पता चलता है उसको ये चीज़ें नहीं चाहिए, हकीकत कुछ और है, हकीकत कुछ और है। ऐसा कस्टमर है। एग्जैक्टली। इसको जब मैंने इस तरफ लाकर कुछ बेचने की कोशिश करूंगा तो इसके लिए कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे। ये कहेगा कि नहीं तुम स्टैनफोर्ड से तो पढ़कर नहीं आए, नहीं तुम किसी एचईसी की किसी रेगुलेटरी पोजीशन पे नहीं बैठे हुए, नहीं तुमने अमरीसा में ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन जाकर खुद से अचीव नहीं की हुई। ये इस तरह के कुछ ना कुछ बेंचमार्क्स रखेगा। तो इट इज ऑल्दो कि मेरे पास सर्विसेज हैं और मुझे नॉलेज सारा है इसका, बट आई एम नॉट कंप्लाइंग इनटू कंप्लायंस, ऑब्वियसली आई विल बैक ऑफ। अब मैं कहूँगा अच्छा मैं इसको फिर और क्या बेच सकता हूँ, उसको मैं ये बेच सकता हूँ कि फला मेरी सर्विसेज है, वो ट्यून हो सकती है, लेकिन उसके अंदर रहते हुए मैंने कुछ ना कुछ हाइपोथेसिस तो बनाया ना
आपने उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, तो वो मुझे खुद से लेना है। जैसे उन्होंने कहा मैंने स्टार्टअप को बेचना है, बुक कीपिंग बेचनी है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या हर किस्म के स्टार्टअप को बुक कीपिंग बेची जा सकती है? द आंसर इज नो। किस किस्म के स्टार्टअप को बेची जा सकती है, बताइए उस्मान साहब। जो बिल्कुल छोटा ना हो या जिसके पास काम हो और उसके पास टाइम ना हो इसके लिए, उसको बेची जा सकती है, Exactly. वरना वो खुद भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो होगी एक क्राइटेरिया। अब हम इसी से आगे लेके चलते हैं। कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होंगे जो थोड़े से स्केलेबल हो चुके हैं, इसका मतलब है कि वो पोस्ट रेवेन्यू है, प्री रेवेन्यू में से तो माइनस ही हो गए, और पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद प्री रेवेन्यू स्टार्टअप्स की है। तो अब इनकी एक नीश बनती जा रही है कि ये पोस्ट रेवेन्यू स्टार्टअप्स के ऊपर जाएंगे। अच्छा, उसके अंदर भी वो जो लोग बड़े बिजी हो चुके हैं। अच्छा, यूजुअली बुक कीपिंग जो है वो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, जो शुरू की बेसिकली होती है ना, आपकी कुछ फाइनेंशियल शीट्स हैं, एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी शीट हम लोग भी बनाएंगे इस बूट कैंप में, वो हम लोग खुद बना सकते हैं, उसके लिए हमें किसी अकाउंटेंट की आज से जरूरत नहीं है। ऐप्स भी हैं तो उसके लिए एग्जैक्टली, लेकिन even then people do hire, तो the question arises, why do they hire? Anyone? डेलीगेट करने के लिए Delegate और क्यों मोर करते फोकस करने के लिए अपने डोमेन में। हैं? एक तो रीजन ये है, ठीक है। जो हायर Professional. आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स भी कर सकते हैं, हायर भी कर सकते नॉर्मली आउटसोर्स का तो यही एक कलीदी होता है कि यार आप अपने कोर पे फोकस करें, Exactly. और जो चीज आपकी कोर नहीं आउटसोर्स कर दें। दैट इज बात ये है कि अकाउंटेंसी की बात हो रही है, बुक कीपिंग की नहीं हो रही। बुक कीपिंग तो कोई भी कर ले, चलो मान लिया, लेकिन अकाउंटेंट्स का जो सर्विसेज का दायरा होता है उसमें कुछ और कवानीन उनको देखने होते हैं और उसके मुताबिक पहले से ही अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग करनी होती है, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर एफबीआर वाले कुछ ना कहें यार compliance होती है, कंप्लायंस उसकी हो standard रही है कि नहीं हो रही। Exactly. सो इट इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग। Yeah. मैं इसके ऊपर भी आता हूं, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। लोग कहते हैं इसको कस्टमर लैंग्वेज इसके बारे में बुक कीपिंग है, चाहे वो अकाउंटिंग एक्सपर्टीज ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन मार्केट जहां पर हम ये सेल करना चाह रहे हैं। तो अभी मेरे लास्ट टाइम मेरा था यूसीएफ की प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ मेरी बातचीत हुई थी, एंड दे आर लुकिंग फॉर लीगल एज वेल एज बुक कीपिंग सर्विसेज। I mean, they want to outsource something like that. So we are going to design some framework for them. Anyways, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टार्टअप्स हैं और पोस्ट रेवेन्यू है, उनको बुक कीपिंग चाहिए, उनको कुछ कंप्लायंस अपने पूरे करने हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो ये चीजें वो आउटसोर्स करेंगे, वो उनका डेविएशन लेकर आ रही है, डिस्ट्रैक्शन लेकर आ रही है। एनीथिंग एल्स? और क्या डिफाइन कर सकता है एक स्टार्टअप के लिए हमारी निश? ज्योग्राफी, चले हम पहले बता रहे थे जी हमने यूएस में लेनी है, ठीक है। अब यूएस के अंदर रहते हुए यूएस में 52 स्टेट्स हैं, हम कहाँ पे किसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि सबको एक साथ हम कैप्चर कर नहीं सकते। डोमेन भी मैटर करेगी, जैसे अभी ये आईटी की डोमेन में दे रहे हैं सर्विसेज, तो और भी डोमेन्स हैं, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग है। Exactly. So that is one of the differentiating point for him. I mean, distinction point for him. कि he is not interested into goods part. I mean, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते, वो सर्विसेज में ही रहना चाहते। नीश मजीद डिफाइन हो गई कि मुझे सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स में जाना है, पोस्ट रेवेन्यू होने चाहिए हैं, यूएस बेस्ड होने चाहिए हैं, और अकाउंट ये तो पहले कह चुके हैं सर्विस बेस्ड हो, और अकाउंटिंग जिनको बुक कीपिंग चाहिए हो कंप्लायंसेस के लिए, ऑडिट के लिए, फंडिंग रेज करने के लिए, इन्वेस्टर के पास जाने से पहले ड्यू डिलिजेंस होती है उसके लिए, तो वो जो ऐसे लोग हैं। अब ये हम इतना क्राइटेरिया डिफाइन कर चुके हुए हैं। अदर देन दैट क्या हमारा आईसीपी अभी बन गया? ये हमने एक सेगमेंट डिफाइन कर लिया कि ये वो सेगमेंट है। अब इसी सेगमेंट के अंदर रहते हुए इनका आईसीपी बनता जाएगा। अब वो आईसीपी, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो यहाँ से बनेगा। अभी इन्होंने अपनी स्टेट्स नहीं बताई, क्योंकि किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि पोस्ट रेवेन्यू रहते हैं। ये चीजें आपको कोई भी कस्टमर इंटरव्यू नहीं बताएगा, ये चीजें आपको मार्केट रिसर्च बताएगी, आपको लिंक्डइन बताएगा, गार्टनर बताएगा, गूगल रिसर्च बताएगी, एनालिटिक्स बताएंगे। तो ये चीजें हम स्मार्ट इंटेलिजेंस थोड़ी सी यूज करते हैं, हम कुछ चीजों को वहां से लेते हैं और कुछ चीजें फिर हम डायरेक्टली वहां से पता भी कर लेते हैं। अब ये हमारी सारी की सारी आईसीपी एक बनेगी ना, जब ये बन गई, अब आपको आपकी एक खास किस्म के स्टार्टअप्स की अगर आईसीपी बन गई, तो आप उसी को टारगेट कर देंगे स्टार्टअप आईसीपी।
स्टार्टअप ए, स्टार्टअप ए सीरीज, स्टार्टअप बी सीरीज, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इसको हो सकता है स्टार्टअप में ही आपकी ये 4 ICPs बने, क्योंकि स्टार्टअप के भी आगे स्टेजेस हैं, जिन्होंने फंडिंग रेज कर ली है, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं या जो पोस्ट रेवेन्यू होकर अफोर्ड कर सकते हैं, दे नीड सच सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाए, इनका दूसरा सेगमेंट था SMEs। सिमिलर वे में हमें इनकी तमाम SMEs को इसी तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, हमें उसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर हम जाकर उसको करेंगे, हिट करेंगे कहीं उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन पे, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब तक हमारी ये ICP डिफाइन नहीं ना होती, कस्टमर पर्सोना या कस्टमर सेगमेंट्स, हम वैल्यू क्या प्रपोज, हम उसी वैल्यू के ऊपर बात करें जो अभी राशिद भाई कह रहे थे कि मुझे पता है, मैंने सारी जिंदगी काम किया, आई नो व्हाट आई कैन सेल, agreed, you know what you can sell, but do you know what the customer wants from you actually? That's the gray area. So that's where PMF comes in, कि we need to know what they are expecting, और हर region और हर industry में ये चीज change हो जाती है। Let me give you a very अच्छा, मैं हर हफ्ते आप लोगों को ना अपने किसी इंटरव्यू की मिसाल देता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। Interview in a sense के we do ask all of our participants to interact with your customers again and again, multiple customers in any capacity you can interact. It's not necessary कि आप vendor के तौर पर ही जा रहे हैं। मैंने कुछ sheets उसके लिए रखी हुई हैं, कुछ उसमें recording off होने के बाद में वो भी बताऊंगा कि हम कैसे कैसे जाएंगे। वो legally मैं जरा cover रहूंगा ना मैडम। तो शायद साहब आपसे वन ऑन वन मीटिंग में ये बात होगी, ओके? I cannot say it on record. अच्छा जी, तो मेरी अपनी सर्विसेज का वो था कि मैं दे रहा था बिजनेस इंक्यूबेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, स्टार्टअप कोचिंग, स्टार्टअप मेंटरशिप और डिफरेंट उससे रिलेटेड चीजें। तो इन द टाइम व्हेन आई एम एक्सप्लोरिंग माय कस्टमर सेगमेंट्स, तो मुझे ये पता चल रहा है कि यूएस के अंदर जो इंक्यूबेटर्स हैं, दे डू नॉट नीड एनी वर्चुअल इंक्यूबेशन सर्विसेज अप टिल नाउ, ठीक है? बट यस, दे डू नीड पिच डेक रेडीनेस फॉर देयर स्टार्टअप्स, बुक कीपिंग सर्विसेज, बिजनेस मेंटरशिप, sales training or specialized trainings in certain areas. Yes, that's what they agreed for. But within US, accelerators are looking for such people who can provide them virtual incubation services or due diligence type of services, or you can say operational KPIs, monitoring, strategic growth, everything. तो मैं आइडियली मैं इंक्यूबेटर से निकला हुआ था, और इंक्यूबेटर से निकल के मैं ये चीजें डेवलप करके सोच रहा था, यार ये तो सबों को चाहिए। तो मेरी वहां पर जाकर मैंने जब इंटरेक्शन की, मुझे पता चला उनको ये नहीं चाहिए, एक्सेलरेटर को चाहिए, और वो भी पार्शियली चाहिए। फिर इसी को उठाकर मैं यूरोप में लेकर गया, तो यूरोप वालों ने कहा हमारे यहाँ तो चलता ही है, हम तो करते ही वर्चुअल पे हैं, हम तो करते ही रिमोट पे हैं, लेकिन उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं, और उनके कुछ बेंचमार्क्स हैं जिनको हमें पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पे बहुत बड़ा, क्योंकि यूरोप में थ्रू आउट इंग्लिश इज नॉट वाइडली स्पोकन। तो अब यही मेरा प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि मेरी चीज कब कहाँ किसको कैसे कहा कि फिट हो रही है। ये गैप जब तक मैं फिट नहीं, अपना गैप नहीं पूरा कर लेता ना, तब तक मैं यस आई कैन लॉन्च, यस मैं ये सारा PMF इग्नोर कर सकता हूँ, मैं सारा BMC इग्नोर कर सकता हूँ, आई कैन डायरेक्टली जंप इनटू दिस मार्केट। मैं डायरेक्टली चला जाऊँ, लिंक्डइन पे जाकर ऐड लगा दूँ, गूगल एड्स पे लगा दूँ सर्विसेज का कि जी ले लो मेरे से, मैं ये दे रहा हूँ। मैंने टैप नहीं किया वो खास, बस एक हाइपोथेटिकल सी ऑडियंस सोची, कुछ सर्विसेज मैंने अज्यूम की, मैंने मैसेज ट्यून किया, बड़े अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से उसको बनवा भी लिया, और मैंने फेंक दिया मार्केट। सो व्हाट रिजल्ट्स आई कैन एक्सपेक्ट, it could be hit as well, but very much likely I will be failing. भाई आप इस पे कुछ स्लाइड डालना चाहें? आपका आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, अगर आप उसको शेयर करने में कंफर्टेबल हैं तो व्हाई नॉट? फिलीपींस था प्रॉब्लम, इंडोनेशिया, मलेशिया में जगह जो किया था, तो सेल्स का जो किया था काम, यूएस में किया था। नहीं, टीम कहाँ से थी? कहीं से आपने टीम नहीं की थी सेल्स के लिए?
थोड़ा शेयर करें व्हाट हैपेंड तो हमारी विद product एज मच डिटेल्स एज यू आर कंफर्टेबल। तो हमारी एक प्रोडक्ट थी, उसके लिए हम लोगों ने मार्केट हम लोग कर रहे थे उसको, अकाउंट्स पेबल ऑटोमेशन सर्विसेज थी। तो उसके लिए पहले हम लोगों ने एक फिलीपींस के अंदर एक टीम हायर की जो कि कॉल्स कर रहे थे लोगों को, जो है लोगों से कहते थे कि जी हमारे से आप ये सर्विसेज ले लें। और तकरीबन हम लोगों ने 1 साल तक वो टीम हम लोगों ने हायर की, $3500 हम लोग पे करते थे उन्हें, और तकरीबन 10 महीने तक हम लोगों ने उनको रखा, लेकिन कोई खाते खा जो है ना हम लोगों को वहाँ से वो नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वी थॉट कि ये जो चीज़ हम लोगों ने बनाई है ये हम लोग इस मार्केट के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इस तरह के लोगों को हम दे सकते हैं। उनको हम कॉल्स कर रहे थे, लेकिन 10 महीने के अंदर हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आया उससे। वो $35,000 खर्चने के बाद हम लोगों को पता लगा कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, और हम लोगों को किसी दूसरे मॉडल के ऊपर वर्क करना चाहिए। और जो मॉडल बाद में वर्क किया वो यही था कि 1-to-1 जाके हम लोगों ने मीटिंग्स की लोगों से, और डिसीजन मेकर ढूंढे बेसिकली कि कौन बंदा डिसीजन मेकर है। जिन लोगों को हम कॉल्स कर रहे थे दे वर नॉट डिसीजन मेकर ऑफ देयर कंपनी, वो अकाउंटेंट्स थे या वो अकाउंट्स पेबल वाले बंदे थे, कंट्रोलर्स थे, दे डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये हम लोगों ने सोचा यार इस तरीके से काम कर सकते हैं, मार्केट में जाके हम पुश कर लेंगे अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को। दिस वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट वी हैड। ओके सो दिस इज व्हाट हैपेंस यूजुअली कि जब हम विदाउट कस्टमर वेरिफिकेशन कस्टमर की इंटरेक्शन के बगैर जब हम यूजुअली जाते हैं, हमें ना इतना आइडिया होता है कि उसको चाहिए क्या, ना हमें ये आइडिया होता है कि वो किस फॉर्म में चाह रहा है, वो किस प्राइस पे चाह रहा है, उसके पे क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। जब तक हम ये, और बिलीव मी आप एक दफ़ा इस फार्मूला को क्रैक कर लेते हैं ना अपनी किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, तो उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको इतना फॉर्मुलाइज्ड वे में ही सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। देन यू कम अक्रॉस, आपने क्रैक कर लिया, वो आपको पता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और क्या कर रहे होते हैं, मेंटल कैलकुलेशंस के अंदर ही वो सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं कि अच्छा ये फला जगह इतना बड़ा मेरा टीएम है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतनी है, ऑब्टेनेबल इतनी है, सर्विसेबल इतनी है, इतने को इतनी में ये चीज़ बेच कर मैं इतने निकाल लूँगा, तो ये पूरा कैलकुलेशंस करके वो मिनटों में अपना हिसाब करके फिर बाद में सारा प्रोसेस शुरू करवाते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन उनके ज़हन में हो चुकी होती है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि हमारा हर कस्टमर पर्सोना हमारी हर आईसीपी के हिसाब से बनेगा, एंड विद इन दिस एक्सेल शीट हम लोग हमारे यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं ये यहाँ पर उसी तरह से बनते जाएंगे, और हर सेगमेंट के लिए हम प्रेफरेबली हर बीएमसी शीट अलग बनाएंगे। नाउ द रीजन इज व्हाई, क्योंकि बाकी चीजें तो मेरी हो सकती है, एक्टिविटीज तो मेरी वही रहेंगी। अच्छा, एक्टिविटी हो सकता है कस्टमर सेगमेंट जो है इनका, अभी मैं उस्मान जावेद साहब की मिसाल ले रहा हूँ कि वो बुक कीपिंग सर्विसेज सेल कर रहे हैं, और स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने अपनी नीश डिफाइन कर ली, और आईसीपी भी उसका बन गया, वो यहाँ पे लिख दी है। अब क्या उसी के अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें अपनी बाकी सारे कॉलम्स फिल करेंगे, ठीक है? क्या उसी के अगर एसएमईज के लिए भी हो जाते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो बाकी का कैनवस उनके लिए सेम ही रहेगा या डिफरेंट हो जाएगा? आई थिंक मोस्टली सेम रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्टिविटीज़ वो स्केल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आई मीन मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, स्टार्टअप्स के लिए मे बी डिफरेंट हो, लेकिन मिड साइज कंपनीज के लिए कुड बी डिफरेंट। स्टार्टअप्स को आप डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करता है कि स्टार्टअप वेयर डू दे स्टैंड, दे हैव फंडिंग और नॉट, और किस तरह की सर्विस किस कॉस्ट एनालिसिस के साथ हम उनको सेल कर रहे हैं, दैट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द मिड साइज कंपनीज। तो एक्टिविटीज़ कैन चेंज। तो असल में हम यानी कि जैसे ही हमारा कस्टमर सेगमेंट, जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं अपनी प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन करते हुए, the moment it changes, the very next moment this column changes, the value propositions, क्योंकि वैल्यू जो उसको चाहिए है हमारी यहाँ से ड्राइव होने उसे पूछ कर, अब वैल्यू होती क्या है, उसके लिए हमने अपना एक डेवलपमेंट एक वर्कबुक हम इसके ऊपर काम करते हैं। ये आप लोगों को आज व्हाट्सएप के ऊपर डिलीवर कर दी जाएगी। जिस तरह आप लोगों ने बाकी तमाम शीट्स पूरी करके मुझे सबमिट कर दी हैं, उसी तरह ये वाली भी कर दें। ओके, जो ही हमारा कस्टमर सेगमेंट डिफाइन हो गया ना,
अगली बात हम क्या कर रहे होंगे कि हम ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करें, अंडरस्टैंडिंग आवर कस्टमर्स। अब यहाँ पर आपसे कस्टमर के बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा कि आप अपने कस्टमर से मुराद किसको ले रहे हो, तो वो कुछ इस तरह की कोई भी हो सकती है ऑप्शंस। प्रॉब्लम, नीड्स, वांट्स एंड फियर्स, ये क्या है? इसको थोड़ा सा यानी ये हमने ना जब अपनी आईसीपी डिफाइन की थी ना, तो उसमें हमने क्वेश्चंस कुछ इस तरह के किए हुए जहाँ से हमें ये चीजें पता चल रही हैं असल में। इससे रेलेवेंट लिटरेचर भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अभी हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कस्टमर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, व्हाट आर दे ट्राइंग टू सॉल्व और अचीव, वांट्स, व्हाट डू दे डिजायर और एस्पायर टू। कोई डिफरेंस पता लग रहा है इसमें? एग्जैक्टली, एक उसकी डिजायर आ जाती है ना, उसके अंदर एक तो उसकी नीड है सो है। अच्छा, ये बड़ी सब्जेक्टिव होती है और कॉन्टेक्चुअल भी होती है, बट हम इसको लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज जनरल पर्सपेक्टिव। ये जरूरी नहीं है कि हम एक्सेप्शंस इसके अंदर लेकर आए। मसलन मिनरल बॉटल जो है आपको दुकान पे मिलेगी, जनरली आपको यूजुअली अवेलेबल होती है, और आपके खास नीड है ना, ठीक है जाते हुए पानी पीना है तो एक नहीं तो दूसरी से ले लेंगे, दूसरी नहीं तीसरी शॉप से ले लेंगे, तो ऐसी कोई आपके जहन में कोई अर्जेंसी नहीं है, ये नहीं। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो चुका है और आप किसी ऐसी सड़क पर हैं जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, वहाँ पर उस मिनरल बॉटल की जो वैल्यू है वो बहुत इंक्रीज कर देगी, तो दैट इज एन एक्सेप्शन। तो अभी हम अगर आपने वहाँ पर कील भी चाहा है अपने पंक्चर की शॉप चलाने के लिए, तो यस आप उसको नीड को कन्वर्ट कर सकते हैं हाई में। ओके, तो नीड में उसके डिजायर में और उसके फियर्स में फर्क है। तो हमें जितना ज्यादा हम ड्राइव कर सकते हैं ना इस चीज को, उसको किस चीज का फियर हो सकता है? एनी क्वेश्चन, एनी आइडिया? कोई रिस्क हो सकते हैं ना उसके जहन में, मसलन क्वालिटी का हो सकता है। क्वालिटी हर एक के लिए वेरी करती है, उसका जो इंडेक्स है। ऑर्गेनाइजेशंस की रेपुटेशन का हो सकता है कि वंस द वर्ड गेट आउट तो लाइक आप सब स्टैंडर्ड कहाँ बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ट्रस्ट फैक्टर हो जाएगा, बंदा मिला नहीं कभी दूर बैठा हो। रिमोट में यूजुअली वेरी गुड। और कुछ इन टाइम सर्विसेज मिले, इन टाइम डिलीवरी हो जाए या सर्विसेज हैं जो भी हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि सम थिंग्स आर टाइट टू टाइम, इतने बजे ही होनी चाहिए, इतने दिनों में ही होनी चाहिए, वरना वो बेकार हो जाता है, पर्पस फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ? ये सारे फियर्स है ना कस्टमर के। अब ये देखिए हम लोगों ने अपने अपनी प्रोडक्ट सर्विस के मुताबिक खुद से सोचे हैं, ये हमारा सारा हाइपोथेसिस है। जब हम कस्टमर से बात करने जाते हैं ना, तुम्हें ये चीज आउटसोर्स करते हुए किस चीज का डर है, या तुम क्यों नहीं कर रहे, वो आपको एक और ही चीज बता देगा। तो ये आपकी नीड एनालिसिस का भी तो हिस्सा है। एग्जैक्टली, ये वहीं से निकल रही है अच्छे चीजें। निकल रही है। जब हम वहां पे ये निकाल दें तब हम इस शीट को खुद से फिल कर रहे होते हैं कि दिस इज व्हाट माय वैल्यू इज, एंड इट